नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। अंतिम चरण में पहुंचा मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार। पीएम मोदी की धुआंधार जनसभाएं। कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा कांग्रेस नेताओं को है देश की उपलब्धियां नहीं देखने की मानसिक बीमारी। इंदौर में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। चुनावी राज्यों में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई नेताओं की रैलियां। कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी किया चुनाव प्रचार। दो दिवसीय झारखंड दौरे के तहत बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे पीएम मोदी। तीसरे जनजातीय गौरव दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का होगा शुभारंभ। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी करेंगे जारी। बिहार के जमुई में दरोगा को खुलेआम ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की वारदात से फैली सनसनी। घटना पर बिहार के मंत्री का बेतुका बयान। कहा होती रहती है ऐसी वारदातें। भाजपा ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद युद्धस्तर पर राहत अभियान जारी। प्रधानमंत्री ले रहे हैं हालात की पल पल की जानकारी। भूस्खलन के बाद फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए बड़ी मशीनों की ली जा रही है मदद। विशेषज्ञ टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद। दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों की शिरकत। 19 से 27 नवंबर तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा व्यापार मेला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कनाडा की जमकर ली क्लास। धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा में नाकाम रहने पर उठाया सवाल। यूएनएचआरसी में भारत को मिला बांग्लादेश और श्रीलंका का साथ। और न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल के घमासान के लिए तैयार है टीम इंडिया। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर बुधवार को होगा आमना सामना। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले टॉस नहीं होगा बड़ा फैक्टर। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां अब चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। यहां कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार की इस आखिरी घड़ी में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंदौर में एक रोड शो भी किया जिसमें जन सैलाब दिखाई दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने बैतूल में राहुल गांधी के मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को देश की सफलता दिखाई नहीं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और इंदौर में रोड शो भी किया। बैतूल में पहली जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस चुनाव को मध्य प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने का चुनाव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उसके झूठे वादे नहीं चलेंगे। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग?
कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। शाहजहांपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध, निराशा और नकारात्मकता है। कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे, फसाद और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, जहां की कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। झाबुआ की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए निरंतर काम किया है। पीएम ने यह भी कहा कि राज्यों में जहां भी कांग्रेस का शासन होता है वो विकास के कामों में अड़ंगा लगाते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस की पूरी ऊर्जा, उनका एक ही काम बच जाता है, मोदी जो कर रहा है उसको रोको, मोदी की योजनाओं को आगे मत जाने दो, अपने राज्य का नुकसान हो जाए तो होने दो, लेकिन भारत सरकार कोई भी काम लेकर के आए हैं मत करो। अरे तुम्हारी राजनीति तुम्हारे घर रहने दो, ये लोगों का नुकसान क्यों करते हो? ये प्रकार के खेल क्यों खेलते हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में विशाल रोड शो भी किया। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके साथ दिखे। दीपक जैन, अभिषेक सिंह, चंद्रशेखर और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। बीजेपी की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को लापता मॉडल बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जलापूर्ति, विकास, बिजली, सड़क सब कुछ गायब था। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भी रतलाम जिले के जावरा की चुनावी रैली में कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादों का पूरी तरह पालन करती है। कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। ये नए लापता योजना वाले, और विकास तो बिल्कुल ही लापता है। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पार्टी का यहां तक प्रश्न है, भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए,
जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अच्छा सब उसका पालन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रीवा में चुनावी सभा में कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के निवासियों को मतदाता पर्चियां वितरित की और उनसे 17 नवंबर को वोट डालने का आग्रह भी किया। उन्होंने रतलाम जिले के सैलाना और उज्जैन के बड़नगर की रैली में किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत देने का भरोसा दिलाया। 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल बाबा ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दतिया जिले के सेवड़ा और श्योपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। लोगों को मनरेगा जैसा स्कीम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों को खाना नहीं मिलता था, गरीब लोगों को पेट को अन्न नहीं मिलता था, उनको पेट भरने के लिए हम सिक्योरिटी एक्ट लाए। इस चुनाव में 17 तारीख को आप केवल रविंद्र तोमर को ही साथ नहीं देंगे, आप ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता किसके वादों पर यकीन करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने बेलतरा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस को लगता था पैसे के दम पे जीत जाएंगे, भ्रष्ट नेहरू गांधी परिवार के दम पे जीत जाएंगे और मोदी का मजाक उड़ाया था। कहा था चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ये गरीब माँ का बेटा बर्तन मांजने वाला देश चलाएगा क्या? देश की गरीब जनता बहुत समझदार थी, उन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एक दुखद खबर बिहार से आई। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जमुई में बालू माफिया द्वारा दारोगा की सरेआम हत्या के बाद जनता खुद इस बात को महसूस कर रही है। इस घटना के बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का एक संवेदनहीन बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि अब वहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब बालू माफिया के करतूतों की भेंट चढ़ा युवा दरोगा प्रभात रंजन के लिए सरकार के प्रतिनिधि ने संवेदना जताने के बजाय ऐसी घटना को आम दुर्घटना करार दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री से जब वारदात को लेकर सवाल किया गया तो उनके बेतुके बोल ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। उल्टा उन्होंने संवाददाताओं से ही सवाल कर दिया कि क्या ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में नहीं होती हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है तो कोई नई बात नहीं, इस तरह के अपराध होते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए हों।
चंद्रशेखर यादव के बेतुके बयान के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है। राजद के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर जी गैरकानूनी भाषा और गैरकानूनी काम के लिए ही जाने जाते हैं। राजद का परिभाषा है राशि प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति। राजद गैरकानूनी काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करता है। ये दल ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हालांकि जदयू ने घटना की निंदा करते हुए मरहम जरूर लगा दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले तो घटना की जानकारी होने से ही इनकार किया, लेकिन जब पत्रकारों ने घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा देते हुए विस्तृत जानकारी मंगाने की बात कही। जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है, पता क्या बात है। जमुई में जो घटना हुई है वो दुखद है, दर्दनाक है और अपने कर्तव्य निष्ठा के दौरान शहादत दिया है। जो अपराधी हैं उसकी शिनाख्त हो गई है, ट्रैक्टर जब्त हो गया है। बहरहाल बालू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए जिला प्रशासन ने अपराधियों के पहचान कर लेने की जानकारी दी। जो इसमें शामिल अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जो ट्रैक्टर है उसको जब्त कर लिया गया है। जो उसके चालक हैं वो आपको कृष्णा रविदास हैं, पिता दशरथ रविदास। ये कौवा कोल नवादा के हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति उस ट्रैक्टर पे आपको चल रहे थे, उनका नाम मिथिलेश ठाकुर है, वो भी आपको कौवा कोल के हैं। मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और कृष्णा रविदास के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खनन पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। थाना स्तर से भी SHO द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त SDM, SDPO, DPO द्वारा भी छापेमारी की जा रही है। किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल मंगलवार सुबह अवैध बालू खनन की सूचना के बाद दरोगा प्रभात रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को उन्होंने देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की बजाय दरोगा को ही रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका नजदीक के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ और बात करेंगे प्रदूषण की। देखिए, मंगलवार सुबह भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे लोगों को सांस लेना दूभर हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच दिवाली के मौके पर आतिशबाजी को लेकर
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 784 मामले दर्ज किए हैं। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से विशेष जल छिड़काव अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी की हवा को सांस लेने के लिए दूभर बना दिया है। आज भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर है। बिगड़ी वायु गुणवत्ता ने सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रदूषण को काबू में करने के लिए केजरीवाल सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नियमों को लागू कर चुकी है। इसके तहत वह सभी जरूरी कदम सख्ती से उठाए जा रहे हैं जिनकी खास आवश्यकता है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है और वाहनों पर प्रतिबंध को अभी लागू रखा जाएगा। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से विशेष जल छिड़काव अभियान की शुरुआत की। पूरे दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव के अभियान को तेज किया जा रहा है। अब आज से 70 जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन है वो 70 विधानसभाओं के लिए आज जो है यहाँ शुरू किए गए हैं, जो दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव का निरंतर काम करेंगे। वायु प्रदूषण पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच दिल्ली से भाजपा के सांसद गौतम गंभीर ने वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा है कि हमें सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषण के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की जरूरत है। पिछले 9 साल से ना कोई नई बस ऐड करी, ना कोई नया फ्लाईओवर बनाया, ना अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई काम किया, ना डस्ट पोल्यूशन पे कोई काम किया, ना अपने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे, ना अपने कोई मशीन्स खरीदी, ना अपने स्प्रिंकलिंग मशीन्स खरीदी, ना अपने आर्टिफिशियल रेन कराई। तो मेरा मानना है कि इसी तरीके से फिर हम पोल्यूशन के वक्त पे इसी तरीके से बात करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों प्रत्यारोपों पर कांग्रेस ने भी सवाल किए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि दोनों दल इस राजनीति में व्यस्त हैं, जबकि राजधानी के लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। जिस किसी ने भी ग्रीन पटाखे नहीं जलाए या वो पटाखे जलाए जो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, वो दोषी हैं और इसके लिए न रोकने के लिए जिनके अधीन में प्रशासन है, पुलिस है, वो भी जिम्मेदार है और उनकी बिक्री कराने में आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले यमुना की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पानी के ऊपर जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, हर साल होता है। छठ का पर्व 3 दिन बाद मनाया जाएगा। दिल्ली में यमुना के घाटों को सजाया जा रहा है। कई महिलाएं यमुना के पानी में छठ पर्व मनाती हैं। वहीं दिवाली के मौके पर आतिशबाजी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 784 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कथित तौर पर लिप्त 806 व्यक्तियों को नामजद करके उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ ही 734 व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी वायु प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां ऑल वेदर परियोजना के तहत सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 3 दिनों से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। श्रमिकों को सकुशल निकालने को लेकर खोज और बचाव काम युद्धस्तर पर चल रहा है। और इस सब के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन तक लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए राहत अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली। सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन एवं कारणों की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन एवं कारणों की जांच के लिए निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में गठित समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम के द्वारा सुरंग एवं इसके ऊपर की पहाड़ी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना पर कहा कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवारों से भी बात हुई है, सभी वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है।
और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है, जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है, सभी वहाँ पर कुशल हैं। सिलक्यारा सुरंग के भू धसाव से अवरुद्ध हिस्से में 2.5 फीट व्यास का पाइप डालकर फंसे सभी मजदूरों को निकाला जाएगा, जिसके लिए देहरादून से बोरिंग के लिए ऑगर मशीन साइट पर पहुंच चुकी है, जिससे बोरिंग कर व्यास का पाइप डाला जाएगा। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। एनडीआरएफ का कहना है कि टनल में भूस्खलन के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। 50-60 मीटर का एरिया है जो एक खुला एरिया है जहां पर वो फंसे हुए हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि उनको मूवमेंट करने के लिए जगह है, कैविटी में नहीं है, वो सेफ हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ता बनाया जाए। स्टील पाइप्स डालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि उन तक पहुंचा जा सके और उसके थ्रू उनको सुरक्षित निकाला जा सके। टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से पाइप के माध्यम से उनके परिजनों की बातचीत करवाकर धैर्य बंधाया जा रहा है। उत्तरकाशी पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा भी श्रमिकों के परिजनों से संपर्क कर उनको अपडेट दिया जा रहा है। मेरे पापा है जिनका नाम गब्बर सिंह नेगी है, वो यहाँ के सुपरवाइजर है और मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको और घर में ये बोलना कि मैं यहाँ ठीक हूँ। सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का सिलक्यारा की ओर के मुहाने से लगभग 270 मीटर अंदर करीब 30 मीटर का हिस्सा रविवार की सुबह ढह गया था, जिससे उसके अंदर 40 श्रमिक फंस गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग में फंसे श्रमिकों तथा उन्हें बाहर निकालने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? I've cleared my exams. मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांस ली थी, प्रधानमंत्री अपनी झारखंड यात्रा के दौरान उस स्थल को नमन करेंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 को भी देखने जाएंगे। यहां पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें लीं, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुरानी जेल का बैरक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को संजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है।
बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी। उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। पुराने जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। परिसर की दीवारों पर धरती आबा की उक्तियां उकेरी गई हैं। संग्रहालय में झारखंड के दूसरे वीर शहीदों की जीवनी और देश की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्ष की गाथा को भी बयां किया गया है। मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटोहो भागीरथी मांझी, वीर बुधू भगत, तेलंगा खड़िया, सीधो कानू, नीलांबर पीतांबर, दिवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। संग्रहालय परिसर में फिल्मों के माध्यम से वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी और संघर्ष को दिखाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य की जनजातीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे से गांव और वहां काम करते ग्रामीणों का प्रारूप हर मन को मोह रहा है। आदमकद मूर्तियों के जरिए ग्रामीणों की जीवन शैली को बखूबी दर्शाया गया है। परिसर में एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। संग्रहालय में पुरानी संरचना को उसके उसी रूप में संरक्षित करते हुए पूरे परिसर को फूल पौधों से खूबसूरत और मनोरम बनाया गया है, ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी जीवन शैली को देख सके। हर साल हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में रीजन से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था। और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है, वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका वो संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्र में लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें NH 133 के महगामा हंसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और IIT रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखना शामिल है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा उनमें IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, हटिया पकरा सेक्शन, तलगारिया बोकारो सेक्शन और जारंगडीह पतरातू सेक्शन को डबल करना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए। और इसी दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे बल्कि खूंटी में के पास जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ, तो वहां भी जाएंगे और जनसभा को भी एक संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज, रांची। और बीते 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसे
पीवीटीजी कहा जाता है, उनके विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। समूह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार है कि पीवीटीजी समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। केंद्र की मोदी सरकार अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से अपनी अनेक योजनाओं द्वारा जनजाति के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस प्रतिबद्धता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजाति कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मैं समझता हूं कि देश की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हुए आगे भारत के भविष्य के निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए, वो जनजाति क्षेत्रों से प्रारंभ होकर के हमें 2047 का लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले 3 वर्ष में 740 EMRS के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती की जाएगी। ये स्कूल स्थानीय भाषाओं पर भी जोर देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी जड़ों से अलग ना हो। पूरे देश भर के जनजाति समाज के बारे में सामूहिक रूप से कैसे ऐसे योजनाओं का सूत्रण कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि हम पूरे देश के 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्र का संपूर्ण विकास, आत्मनिर्भरशीलता, उनके मूल में इनके संस्कृति को हम यदि अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नई मानक तय करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको भी हम मुकाबला कर सकते हैं। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थीं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदाय का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, रांची। और पीएम मोदी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे। पीएम प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।
योजनाओं की संतृप्ति का यह लक्ष्य पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अनुपम पहल प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी 22,544 गांवों और 220 जिलों में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई दूरस्थ दुर्गम बस्तियों में और अक्सर वन क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन में पीवीटीजी परिवारों और इनके आवासों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसे बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा PMJAY, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री पोषण, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि के लिए अलग से संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दिखलाने वाले एक और उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, रांची। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, जिस पर देश भर की जो जनजाति समुदाय हैं उनकी निगाहें बनी होंगी। और आज हम इसी विषय पर एक खास चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा का जो विशेष जो मुद्दा है वो यही है कि जनजाति समुदाय का लगातार देश में उत्थान हो रहा है। जनजाति समुदाय का हो रहा है उत्थान। बीते 9 वर्षों में जनजाति समुदाय का केंद्र की मोदी सरकार के तहत लगातार उत्थान हो रहा है। और इस बहुत ही विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर तिवारी जी हैं, जो कि विशेष निदेशक हैं NTRI नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर नूपुर मैम आपसे मैं करना चाहूँगा। और जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर जो PVTG ग्रुप है उनके लिए, और 24,000 करोड़ रुपए का उनके लिए बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें कि शिक्षा होंगे, स्वास्थ्य होंगे, तमाम चीजें होंगी। कैसे देखते हैं केंद्र की मोदी सरकार के इस पहल को? देखिए, आपने तो शुरुआत ही इतनी अच्छी बात से की कि 24,000 करोड़ स्कीम जो है ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है। और कल आपने जैसे बताया, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसको रखा गया है। इसे बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा के ही दिन मनाया जाता है। तो ये इसी दिन अगर प्रधानमंत्री जी खूंटी गए हैं और हाथू भी जा रहे हैं और ये मिशन को लॉन्च करेंगे, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एम्पावर किया जा रहा है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को। ये जो सारी इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात है। इसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनका नंबर 75 ग्रुप्स हैं, जो 18 इन्हें जैसे 18 स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरीज में, और 22,000 जैसे इनको बोलते हैं, और 554 विलेजेस में है। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 28 लाख है। बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं। और इनकी जैसे आप बात करें तो इन्हें पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स ही माना जाता था, अभी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स कहा गया है। और देबोर कमेटी एक बनाई गई थी काफी पहले, जिसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताया था। ट्राइबल के विदिन भी एक वल्नरेबल ग्रुप है जिनकी जनसंख्या या तो एक स्टैग्नेंट है या कम हो रही है, जिन्हें काफी रिमोट एरिया की वजह से
एक शिक्षा में भी वो ट्राइबल में भी काफी पीछे हैं, हेल्थ इश्यूज उनके साथ है, सोशियो इकोनॉमिक, लाइवलीहुड, ये सब चीजों में एक ट्राइबल के जो मापदंड होता है उसमें भी काफी ज्यादा वो पीछे हैं। तो ये पूरे मिशन का ही संक्षिप्त में यही कहूंगी कि एम है सोशियो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल। ऐसे में शेखर सर ये बातें मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बीते 9 वर्षों में, उससे पहले की सरकारें ने जो किया आप हम सभी जानते हैं, लेकिन बीते 9 वर्षों में देखिए सरकार की ये दूरदर्शिता की समाज के ऐसे तबके के लोग, समाज की पंक्ति में सबसे अंतिम पायदान में पीवीटीजी ग्रुप के लोग हैं, उन तक भी 24,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और उसमें तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया गया ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ये जो नीति है और ये जो नीयत है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अभी जो कोशिश हो रही है असीम जी कि प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है वो सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना चाहिए। यानी पहले ये था कि भाई ऑप्टिमम लेवल तक हम इसको इम्प्लीमेंट करें, जितने हो सके कवर करें। अभी जो फेज आ गया है वो है, इसको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं ये सैचुरेशन पॉइंट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ना रह जाए जो इस स्कीम से बेनिफिट ना मिला हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो नया कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, एक प्रकार से कम 9 मिनिस्ट्रीज का इसमें, क्योंकि बार बार पीएम ये भी कहते हैं भाई जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है उसपे साइलोस पे काम नहीं होनी चाहिए। हर मिनिस्ट्री केवल अपनी मिनिस्ट्री की नहीं देखना चाहिए, जो समस्या सामने है आदिवासी लोगों की जो स्थिति को जो बदलना है उसमें सब मिलकर करें। जो जितनी स्कीम्स हैं वो कैसे एकजुट होके जो कम से कम जो 8 प्रायोरिटीज है वो प्रायोरिटीज कैसे हम कवर करें और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे हो, लास्ट पर्सन तक कैसे ये चीजें पहुंचे, इसका भी जोश दिया जा रहा है। मैं मानता हूं अभी तक जो 9 साल में फोकस हुआ, इस फोकस का और पिन पॉइंटेड फोकस हो रहा है। और इसको आप वो भी साथ में ले लीजिए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का एक प्रोग्राम चला था जी, ये जो चल रहा है उसमें भी कई आदिवासी जिले आते हैं। और ये जो खास करके जैसे अभी बता रहे थे कि जो कम से कम 22,000 गांवों की कवर, 22,500 जो गांव हैं उनको कवर करने की जो ये होगी इस पे, और 220 डिस्ट्रिक्ट कवर होगी। इसका मतलब पूरा जोश के साथ, और एक डेडलाइन भी रखा गया है कि जो जनवरी तक जितने जो अलॉटेड बजट है उस बजट को पूरा खर्च किया जाए, उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाए और बेनिफिशियरीज तक पहुंचना है, उनसे फीडबैक भी लेना है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो एक अवेयरनेस की कैंपेन भी जो शुरू हो रहा है साथ में, उसका पर्पस भी यही है कि लोग जाने, आदिवासी लोगों को ये भी जानकारी मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उनको अभी तक क्या क्या कार्यक्रम उनके लिए किया जा रहा है, उसका क्या फायदा मिला नहीं मिला, ये सारे कोशिश अभी हो रही। और डॉक्टर नूपुर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिस बात का जिक्र भी है इस कार्यक्रम में कि जो सिकल सेल एनीमिया वाली जो चीज़ें हैं या टीबी की बात है, 100% टीकाकरण, चूंकि हम जानते हैं कि इन तक ये सारी चीज़ें पहुंची हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं पहुंची हैं जिसका कि हम 100% कह सकें। इसको भी इस पूरे मिशन में, इस योजना में शामिल किया गया है ताकि उनका स्वास्थ्य कम से कम बेहतर हो सके। जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मिशन जो है एक कन्वर्जेंस मोड में चल रहा है जिसमें 11 इंटरवेंशन है 9 मिनिस्ट्रीज के साथ है। तो इसमें आप देखिए सैचुरेशन की बात करी, इसमें इंश्योर किया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिकल सेल डिजीज, इसको भी एलिमिनेशन करना है। टीबी एलिमिनेशन की बात हुई है। 100% इम्यूनाइजेशन, सिर्फ टीबी ही नहीं, 100% इम्यूनाइजेशन है। पीएम सुरक्षा मातृ योजना एक उसमें एक स्कीम है, उसकी भी बात इसमें कन्वर्जेंस की बात है। पीएम मातृ वंदन योजना और पीएम पोषण जो उनके पोषण की बात है, और पीएम जन धन योजना। तो इस तरह से 9 इंटरवेंशंस, 9 मिनिस्ट्रीज के इंटरवेंशन से ही इस मिशन को आगे बढ़ाना है और इसमें कन्वर्जेंस मोड की बात की है। तो अपने आप में बहुत ही अलग ढंग का ये स्कीम है जिसमें फुल कन्वर्जेंस की बात है और हर पहलू को लिया गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल शेखर सर आपसे कि जिस तरह से एक और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री रांची में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे ताकि जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं उसका एक भी लाभार्थी छूटने ना पाए, ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर का यही रहा है कि जो फैसले लिए जाते हैं दिल्ली में वो जाके गांव तक पूरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है और हो रहा है। और उसके पीछे जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हुई है इस बार लगातार, मैं मानता हूं पहले किसी सरकार में इतनी मॉनिटरिंग ऊपर लेवल पे हुआ हो, बिल्कुल, और डाउन द लाइन, मतलब देखिए ये मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर से लेकर ऊपर डिपार्टमेंटल हेड तक, मिनिस्ट्री लेवल तक और पीएमओ तक, जिसके वजह से जो कवरेज हुआ है, जो बेनिफिट्स मिली है, जो लोगों को लाभ हुआ है और लोगों को अवगत भी किया जा रहा है। देखिए साथ में जो बात अभी आपने की, लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई ये कार्यक्रम है, ताकि वो हक से जाके देख सकते हैं अगर वो छूट गए हैं या उनकी गांव में नहीं हुआ हो या कुछ पूरे जो चीजें हुआ वो आधा इंप्लीमेंट हुआ हो। तो क्योंकि जानकारी एक प्रकार से आपको हक को मजबूत करता है, ये जानकारी देना, जानकारी फीडबैक लेना, ये मैं मानता हूं एक प्रकार से जिस तरह हमारे यहाँ विकास की कार्यक्रम इंप्लीमेंट किया जा रहा है और एक टारगेटेड ग्रुप के लिए, एक तो ये मॉडल बन जाएगा आगे जाके विश्व में, जैसे हमारे मास वैक्सीनेशन एक प्रकार से मॉडल बना था गरीब दूर करने के लिए, आदिवासी जो इलाके में एक प्रकार से एक स्पीड ट्रैक पे जो चीजें हो रही है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड एग्जाम्पल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस दोनों ही प्रोग्राम का मकसद, एक तो जो पीवीटीजी ग्रुप है जो कि बिल्कुल समाज के आखिरी पायदान में जो लोग खड़े हैं उन तक भी विकास की रोशनी पहुंचाना, और साथ साथ देश के दूसरे जो बाकी लोग हैं उन तक भी इस संकल्प यात्रा के जरिए, ताकि जो भी योजना है उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है इसके भी जायजा लेना। इस दोनों प्रोग्राम के जरिए पूरे देश का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला और विकास के रास्ते पर भारत आगे बढ़ने वाला है। समय इतना ही है। डॉक्टर नुपुर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शेखर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और अब बात करेंगे व्यापार मेले की। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मेले में विद्युत मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इनके अलावा नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने जहां स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया, तो वहीं खान मंत्रालय के पंडाल का सचिव वी.एल. कांता राव ने उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मंगलवार को 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अध्यक्षता की। इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। The theme of the India International Trade Fair 2023 is well aligned. India would be able to leverage G20 to attract investment and facilitate trade, thereby propelling its economic growth and nation's development. प्रगति मैदान के हॉल नंबर 14 में विद्युत मंत्रालय का पंडाल भी देखा जा सकता है। इस पंडाल का विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 9 सालों में की गई प्रगति की चर्चा की। विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने आमूल परिवर्तन ले आया। पहले हम लोग का कंट्री डेफिसिट था 2014 के पहले। 2013 में जो डेफिसिट था करीब 4.5% था। 2012 और 11 में डेफिसिट था 10%, 13%। वो हमने करीब 0 पर कर दिया है। इतना कैपेसिटी हमने ऐड किया, करीब 1,90,000 मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता ऐड किया। हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा है। करीब 1,97,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत की उपस्थिति में IITF में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यापार मेला स्वास्थ्य के लिए की गई पहलों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें जनता के लिए उपलब्ध और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की श्रृंखला की बढ़ती गति पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का स्टॉल लगभग 36 यहाँ कियोस्क बने हैं डिफरेंट थीम्स पे, उसका हम मिलकर उद्घाटन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं हमने अपने नागरिकों के लिए, देश के लिए। आप देखेंगे कि चलते चलते जैसे इवॉल्व होता है हेल्थ सिस्टम, जो नई चीज़ें उनको भी मुखरित करते हैं और जो पुराने चैलेंजेस हैं उनको भी हम भूलते नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे आके कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कैसे तरक्की करी। ट्रेड फेयर में पहली बार खान मंत्रालय भी हिस्सा ले रहा है। इसके पंडाल का खान मंत्रालय के सचिव VL कांता राव ने उद्घाटन किया। कनेक्टिंग बियॉन्ड माइनिंग की थीम के साथ इसके पवेलियन को तैयार किया गया है। सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने यहाँ पर जगह दिया है। आप देखेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्री का आदित्य बिरला ग्रुप भी है, वेदांता भी है, हमारे जो कार्यालय है जैसे GSI है, NIRM है, हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे रिसर्च करने वाले लोग भी है जैसे JNRDDC है जो नागपुर से आए हैं। ये व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कनाडा को जमकर घेरा है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने कनाडा से धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने और देश में बढ़ते हेट क्राइम को रोकने की अपील की है। भारत ने कहा है कि कनाडा को कानूनी उपायों की मदद से हेट क्राइम पर लगाम लगाने के प्रयास करने चाहिए। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा और इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें जोर शोर से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही हैं। जहां भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कल के मैच का हम सभी को इंतजार रहेगा। उम्मीद करें कल इस मैच को भारत जरूर जीते। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पिछले 9 मुकाबलों में क्या हुआ भूल जाओ, क्योंकि अब लड़ाई नॉकआउट की है, जहां फाइनल से पहले का शो सेमीफाइनल तैयार है और सामने न्यूजीलैंड की दीवार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि टीम इंडिया ने पिछले 9 मुकाबलों में वो कमाल किया है जो अब तक विश्व क्रिकेट में कुछ चुनिंदा टीम ही कर पाई हैं। लेकिन अब वानखड़े के मैदान पर टीम इंडिया को एक बार फिर कमाल करना है। दरअसल इसी मैदान पर टीम ने श्रीलंका को लीग मैच के दौरान महज 55 रन पर समेट दिया था और 302 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में उसी प्रदर्शन को अपनी ताकत बनाने के लिए भारतीय टीम को तैयार रहना होगा। रोहित शर्मा से लेकर श्रेयस अय्यर तक सभी बेहतरीन फॉर्म में हैं। तो वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत, शमी और बुमराह की तिकड़ी के आगे विरोधी खेमा पस्त है, जबकि कुलदीप यादव की फिरकी भी विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पूरे विश्व कप में जिस तरह से भारतीय तिकड़ी ने गेंदबाजी की है, दूधिया रोशनी में वो गेंदबाजी एक बार फिर से घातक साबित हो सकती है, जिसका मतलब ये साफ है, टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो इस टीम ने शुरुआत में 4 मुकाबले जरूर जीते, लेकिन उसके बाद अगले 4 मैचों में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन टीम ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। टीम के पास सचिन रविंद्र जैसा ऑलराउंडर है, जिन्होंने 3 शतकों की मदद से 565 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में टीम के पास ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन और मिशेल सेंटनर की ताकत है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 117 वनडे खेले जा चुके हैं, जिसमें से 50 मैच न्यूजीलैंड ने और 59 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं 1 मैच टाई रहा, जबकि विश्व कप में इन दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 मैच में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 मैच भारत ने जीते हैं। तो यकीनी तौर पर अब एक ऐसा मुकाबला है जहां एक गलती विश्व कप के अभियान पर विराम लगा देगी
और यही बात दोनों टीमों को ध्यान में रखनी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। विश्व कप खिताब से 2 कदम दूर टीम इंडिया न सिर्फ इस मैच को जीतकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करना चाहेगी, बल्कि न्यूजीलैंड से 2019 की हार का भी बदला लेना चाहेगी। कैमरामैन जयशंकर के साथ मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज।